Hello students, I hope you are all well. Okay, then we will start with the class now. Earlier, yesterday, we have started the chapter number 5 and we have started with the first exercise of this chapter. We have completed question number 5, question number 6, question number 8 and question number 12. Out of those, I have given you some work, so I hope you have done your homework. आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल learn about the remaining theory part of this chapter as well. So today's first topic will be like and unlike terms. Okay. So for an algebraic expressions, we have already discussed about terms. We have already discussed about the names of the algebraic expression on the basis of terms. अगर किसी algebraic expression की एक ही टर्म है उसे मोनोमियल कहा, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर डिवाइड फर्दर रिकॉग्नाइज टर्म्स. ठीक है, अब हम टर्म्स कैसी हैं, ये तो कितनी टर्म है वो देखा अभी हमने. अब हम सीखेंगे कि टर्म्स कैसी हैं. ओके, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हमको एक्सप्लेन करती हैं कि आपके पॉलिनोमियल में कैसी टर्म्स हैं. अच्छा, पहले समझो, लाइक टर्म्स वो हैं जिनका लिटरल पार्ट सेम है और एग्जैक्टली सेम. ठीक है, एग्जैक्टली सेम से क्या मतलब है? लिटरल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? वेरिएबल वाला पार्ट है, कल बताया था आपको. सो व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स आर दोज whose literal part is exactly same. Like terms are those whose literal part is exactly same and it is different for, and if it is different, then they are called unlike terms. Then they are called unlike terms. ओके, जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या तीन या ज़्यादा टर्म ऐसी आ जाती है जिनका लिटरल पार्ट वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम हो. ठीक है, एग्जैक्टली सेम कैसे? सेम तो वेरिएबल हो और उसकी पावर्स भी सेम हो. ठीक है, अगर दो चार वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सेम तो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर भी एग्जैक्टली सेम हो, तब तो वो लाइक टर्म कहलाएगी, नहीं तो वो अनलाइक टर्म कहलाएगी. ओके, इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल बी मच मोर कंफर्टेबल विद द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. सो बेस्ड ऑन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्वेश्चन नंबर 13. In question number 13, you have to explain, identify the pair of like or unlike terms. Identify a pair of like and unlike terms. इनमें से आपके पास f पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब कि 6 पार्ट्स दे रखे हैं. आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट तो लाइक टर्म्स के हैं, कौन कौन से पार्ट अनलाइक टर्म के हैं. तो आई एम टेकिंग 3 ऑफ दिस, बाकी के 3 आपके होमवर्क रहेंगे. ए पार्ट 3 and 15, वी हैव टू टेल वेदर दे आर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. तो देखो जरा ध्यान से, 3 and 15 इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल प्रेजेंट. ये लिखना नहीं है, केवल बताने के लिए बता रहा हूं.
नो वेरिएबल प्रेजेंट, इन दोनों के साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या है, ये दोनों के दोनों टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स। बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट हो गई, कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, दोनों की दोनों सेम टाइप की टर्म्स हैं, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, लेट्स टेक बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है 7x माइनस 51x। तो यहां पे देखो वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x है, पावर कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल पार्ट और लिटरल पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, और जब लिटरल पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है देन द टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ओके, एक और एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट अस टेक ई पार्ट। ई पार्ट इज m स्क्वायर p एंड m p स्क्वायर। हमको बताना है लाइक टर्म्स है कि नहीं, तो पहले तो लिटरल पार्ट देखते हैं। देखो कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, केवल वेरिएबल ही वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हैं m और p, दोनों के दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली वाली टर्म में भी m p से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी वाली टर्म में भी m p से मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर फर्क क्या है, यहाँ पे m के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे p के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस तरह से ये दोनों डिफरेंट हो गए। एक में तो m के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एक में p के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दैट वे बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, तो इस तरह से आप ये बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू कैन डू दैट, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट मैं आपको करा देता हूं, ए पार्ट आई विल होप कि आप लोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 इज आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ये जो दे रखा है इसमें आपको लाइक टर्म्स पहचाननी है। ओके, सो आई विल डू बी पार्ट और ए पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। पहले मैं क्वेश्चन में जो जो टर्म्स दे रखी है वो टर्म्स लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग सभी पेयर ऑफ लाइक टर्म्स जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे। 5pq 3p 5q 17 minus p square q square minus 2q minus 4p minus 11pq 8p square q square minus 50q 111p minus 8pq 47 5/3 p 9/11 q and finally minus 2/3 p q. Okay, so in total there are 16 terms. In 16 terms में से we have to identify pair of like terms. अब ध्यान से देखिए, I will rearrange like terms. ओके, तो मैं क्या है कि अलग अलग लाइन में अलग अलग तरह की लाइक टर्म्स देखूंगा।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पी क्यू की। हमको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका वेरिएबल है 5 पी क्यू, जिसका वेरिएबल में केवल p और केवल q है, दोनों का पावर 1 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5pq और देखते हैं 5pq की तरह और pq ढूंढते हैं। यहाँ तो p स्क्वायर q स्क्वायर है, ये अलग हो गया। आगे चलते हैं, ये q है, ये p है। नेक्स्ट इज माइनस का 11pq। लाइक टर्म्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि माइनस का साइन है प्लस का साइन है। वेरिएबल पार्ट और लिटरल पार्ट शुड बी सेम। नेक्स्ट इज 8p स्क्वायर q स्क्वायर हमारे काम का नहीं है। 50q p लास्ट में आएगा माइनस 8pq। और देख लेते हैं 47pq और लास्ट में आएगा माइनस 2/3pq। तो कौन कौन सी टर्म्स कवर कर ली हमने? 5pq माइनस 11pq एंड माइनस 3pq। ठीक है, इन सबको मैंने मार्क कर दिया। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइक टर्म अपन लेते हैं p वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3p के साथ कौन कौन और लाइक टर्म है? और केवल p वाले, केवल p वाले ढूंढने हमको। यहाँ पे q है, ये है माइनस 4p, ये हो गया। और भी 1 1 1p, ये भी लाइक टर्म हो गई भाई, वेरी गुड। एक 5/3p। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स ढूंढ लिया। और देखते हैं भैया, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर लाइक टर्म्स? 5q, केवल q हो ऐसी वाली टर्म ढूंढो। एक तो हो गया माइनस 2q और माइनस का 50q और 9/11 का q। ओके, इसके बाद क्या बचा है? कांस्टेंट बचा है 17 के अलावा और कौन सा कांस्टेंट है? एक कांस्टेंट है हमारे पास 47। हमारे पास 1 2 3 4 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स आ गया। मगर इज दिस इनफ? केवल इतनी ही लाइक टर्म्स है क्या? और भी नहीं है क्या? नेक्स्ट हमारे पास बचता है, क्या बचता है हमारे पास? p स्क्वायर q स्क्वायर। तो एक तो आया हमारे पास, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर। और p स्क्वायर q स्क्वायर है 8 के साथ, और है 8p स्क्वायर q स्क्वायर। और p स्क्वायर q, सारी टर्म खत्म हो गई। एक बार गिन लेते हैं, 16 हो गए के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 टर्म सारी की सारी मैंने कवर कर ली। तो मेरे पास टोटल 5 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स बना। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइक टर्म्स। यहाँ पे वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट आर दे बीइंग मल्टीप्लाइड विद एंड व्हाट आर देयर पावर्स। वेरिएबल क्या हैं, कितने वेरिएबल हैं, क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनकी पावर्स क्या है, ये सारी चीज मैटर करती है। क्या मैटर नहीं करता लाइक टर्म्स में? इनका साइन और कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल पार्ट, लिटरल पार्ट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो टर्म्स कहलाई जाती हैं लाइक टर्म। ओके, एंड लेट अस सी no, there is no other like term question regarding like term with। मगर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दीज टू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन राइट डाउन नहीं कर रहा, काफी लेंदी है। आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये लिखना है। बहुत ही सिंपल है। आई विल डू 2 पार्ट्स और बाकी के पार्ट्स आई विल लीव टू यू। 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 2 कर रहा हूं, बाकी के पार्ट्स आपके लिए। फर्स्ट इज 3x प्लस 100y। यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे कोफिशिएंट
ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल 3 इज इक्वल्स टू 3। और एक हम ले लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 12x² प्लस 25। यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक y² मल्टीप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 12y²। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 11, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग y² एंड द राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ y² इन ईच केस। हम लोगों को ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें y² प्रेजेंट हो, केवल y से काम नहीं चलेगा, y² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये चेकआउट करना है, ठीक है, और लिख के बताना है कि वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। वंस अगेन 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं करके बता रहा हूं, बाकी के 2 पार्ट्स आपके लिए। फर्स्ट इज 10 माइनस x² y²। तो यहाँ पे y² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का x²। कोफिशिएंट ऑफ y² इज माइनस का x²। ओके, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। सी पार्ट इज 5x² माइनस y²। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे कि y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता नहीं दिख रहा, केवल माइनस का साइन। तो यहां पे हम दिमाग लगाएंगे जिससे कुछ भी मल्टीप्लाई होता नहीं दिखता उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कल भी बताया था बेटा, इज -1। ओके, माइनस का साइन है तो -1 लिख दिया, प्लस का साइन होता है तो +1 लिख देता। ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू remaining parts of question number 10 and 11 as well. Now moving on with the chapter, moving on to the next topic. Next topic is degree of a polynomial. Okay, तो first of all let us write down the definition of degree of polynomial, फिर इसको explain करते हैं और check करते हैं कि कैसे solve करना। Okay, then degree of the polynomial is, it is the highest power, actually value of the, it is the value of the highest power of the literal part of any term, any of the literal part among the terms of any given algebraic expression. ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता दिखता है आपको, ठीक है, जैसे कि अपन ने जस्ट पहले देखा था जहां पे अपने पास x² इंटू y² था क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में। तो वहां पे क्या हो रहा था, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टर्म्स अपने पास भांति भांति की टर्म्स आती है, अलग अलग तरह की टर्म्स आती हैं। कुछ टर्म्स में वेरिएबल ही आपस में मल्टीप्लाई हो लेते हैं और कुछ टर्म्स में कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ओके, साइन भी होता है, कुछ कांस्टेंट होता है बिना वेरिएबल के, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के 2 तरीके हैं या फिर 2 केस सिनेरियोज हैं। पहला केस सिनेरियो है कि ऐसे पॉलिनोमियल में डिग्री निकाली जाए, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री निकाली जाए जहां पे केवल एक ही वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
केवल x है तो x की ही बात होगी, केवल y है तो y की ही बात होगी, केवल z है तो z की ही बात होगी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो और वो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे, वो सेकेंड केस बनता है, वो इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, वंस अगेन बुक में से आपके पेज नंबर 102 एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 15 के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर कि क्या करना है। सो आई विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट ले रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दे रखा है उसका डिग्री निकालना है। सो एक्सप्रेशन इज 3 माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 11x की पावर 6। काम क्या करना है अपन को भाई? काम बड़ा ही सिंपल है, x की हाईएस्ट पावर पहचानो। ठीक है, x की आपके पास अलग अलग भांति भांति की पावर दे रखी है। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर पहचानो। एक बात तो ये ध्यान रखो कि 5 के साथ जो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक ही x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 2 बार x है, यहाँ पे x क्यूब है मतलब 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 6 है मतलब 6 टाइम्स द x इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। पावर और एक्सपोनेंट में ये हम पढ़ के आए। ओके, तो हमको क्या करना है? x की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो ये लिखेंगे हम डिग्री इज इक्वल्स टू, डिग्री कितना होगा इसका? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। डिग्री कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आसान। इसी तरह से एक और लो, बी पार्ट लो, देखो ध्यान से। 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 4x। वंस अगेन x की पावर चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की पावर में 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा वाला टाइप होता है फॉर 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। 2 या 2 से ज्यादा भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मगर अपनी किताब में केवल 2 वेरिएबल दे रखे। तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 के ही और पार्ट्स करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आई एम डूइंग ई एंड एफ पार्ट। ई पार्ट उठाते हैं। 10 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 5x y स्क्वायर माइनस 7x क्यूब y स्क्वायर प्लस 11x की पावर 4y। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तब x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब हम क्या देखते हैं? हम टोटल कलेक्टिव पावर देखते हैं। कलेक्टिव पावर से क्या मतलब है? पहले तो है ना सबकी प्रॉपर पावर लगा दूंगा मैं। प्रॉपर पावर से क्या मतलब है? यहाँ पे मेरे को जो सेकेंड टर्म है दैट इज माइनस 3x स्क्वायर वाई, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस टर्म में y की कोई पावर ही नहीं दे रखी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि अगर किसी नंबर की कोई पावर नहीं है, किसी वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो उसकी पावर हम 1 कर देते हैं। इसी तरह से x की भी पावर तीसरी टर्म में 1 हो जाएगी और y की पावर लास्ट टर्म में 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल की जो पावर्स है वो ऐड करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, 2 प्लस 1 3 होता है। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, 1 प्लस 2 3 होता है। ऐसे ही सभी की पावर ऐड कर करके देखेंगे। x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, ऐड करके 4 आएगा और लास्ट में x की पावर 1 है, 5 आएगा। लास्ट में x की पावर 4 है, y की पावर 1 है, ऐड करके 5 आएगा। तो नंबर कंपेयर करने हैं 5 5 3 3।
इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 5। 2 बार आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम सीधे सीधे लिख देंगे डिग्री इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 2 बार आए 3 बार आए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिग्री क्या होगी आपकी? 5 होगी। एक और क्वेश्चन देखो, लेट्स सी एफ पार्ट। एफ पार्ट में है आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर वाई की पावर 5। तो वापस से वही कार्यक्रम करना है जो पहले किया था। आपके पास पहले तो वो वेरिएबल ढूंढो जिसका कोई पावर ही नहीं दे रखा। मेरे को एक मिला x, कोई पावर नहीं है तो वहां पे 1 लगा दूंगा। उसके बाद ऐड करते चलेंगे, इनमें ऐड किया तो 3 + 3 6। ये हम रफ में ऐड करते चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपने दिमाग में ऐड कर लो, ये फेयर आउट एडिशन दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। आप डायरेक्टली डिग्री लिखेंगे आंसर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 + 2 4 हो जाएगी। फिर फोर्थ वाले में पावर 1 + 5 6 हो जाएगी और लास्ट वाले में 2 + 5 7 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 4 6 7 में सबसे बड़ा नंबर है 7। तो डिग्री हो जाएगी आपकी 7। ओके, तो इस तरह से वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 के 1-2 पार्ट मैं आपको बता देता हूं, बाकी आई विल होप के बाकी के पार्ट आप आराम से कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पहले बात करेंगे। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा है आपको कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कितने क्या क्या वेरिएबल के लिए क्या क्या कांस्टेंट यूज किया गया है। देखो बी पार्ट मैं करके बताता हूं और एक मैं आपको एफ वाला पार्ट करके बता दूंगा, बाकी के पार्ट आप सब खुद से ट्राई कीजिए। बी पार्ट इज 2x³ + x² + 5x - 1। तो इसमें आपके पास कितनी टर्म है? एक तो है x³, वेरिएबल पार्ट लिख रहा हूं सभी टर्म्स का। एक है मेरे पास x², एक है मेरे पास और एक है मेरे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि कांस्टेंट के बारे में ध्यान मत दो, ठीक है। वेरिएबल वाली टर्म देखो, ऐसी टर्म देखो जिसमें कुछ वेरिएबल है और उसमें कांस्टेंट बताओ क्या आएगा। तो x³ के साथ कांस्टेंट वाला क्या नंबर लिखा हुआ है? 2। x के साथ कांस्टेंट वाला क्या नंबर लिखा हुआ है? 5। और जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा? 1। ओके, जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? 1। इसी तरह से इसका f वाला पार्ट देखिए। f इज 9x² - y² + xy² + 7x³ y + 1। ओके, सो इस क्वेश्चन में वापस से कांस्टेंट वाला पार्ट तो हम भूल जाएंगे, बाकी वेरिएबल्स लिख लेते हैं। एक तो x² है, एक y² है, एक x के साथ y² है और एक x³ y है। सभी का कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखना है। तो x² के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? 9। y² के साथ क्या है? माइनस अकेला नहीं आएगा, -1 आएगा।
एक्स वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स क्यूब वाई के साथ क्या आएगा 7 आएगा। ओके, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी रहने दीजिए, 8th क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ा देंगे फैक्टर ट्री क्या होता है। एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस चैप्टर के लिए, तो कट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बुक में करने का कोशिश कीजिए। एक्चुअली 1, 2, 3 ही करना, क्वेश्चन नंबर 4 भी काट दीजिए। ओके, so with this class is concluded. Thank you for your time. Have a nice day.